200 लोग एक बहुत बड़ी दीवार पे धक्का मार रहे थे, 200 लोगों से कहा मैंने छोटी दीवार पे धक्का मारा, तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बढ़ रही है, तो क्या हो रहा होगा, दो चीजें हो रही होंगी। कॉपर की स्टेट क्योंकि जल्दी मेल्ट होती है, तो कॉपर की स्टेट क्या हो जाएगी, ज्यादा जल्दी एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, वो ऐसे जब उन पार्टिकल्स को टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेंगे। और वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जैसे तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आते हैं अपने आज के टॉपिक पे जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स, जहां भी आप थर्मल वर्ड समझो, आप समझ जाना कि बात होने वाली है टेम्परेचर और हीट की। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स आप क्या पढ़ोगे थर्मल फिजिक्स में, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है ना, कैसे रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्शन देता है जब उसको हीट के साथ इन्वॉल्व किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। तो हर स्टेट अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग रिजल्ट्स दिखाता है जब आपको उसको हीट में रखा जाता है ना। इससे सॉलिड के साथ कुछ अलग हो रहा होगा, लिक्विड के साथ अलग, और गैसेस की तो अलग, पूरी अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में इज ऑल अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड हाउ दे बिहेव व्हेन दे आर ब्रॉट नियर द हीट। ठीक है, तो ये सब हम कुछ आज इस चैप्टर में समझेंगे। तो पहले सबसे पहला जो अपना टॉपिक आ जाता है बेसिक वाला, वो क्या है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को अच्छे से समझते हैं ना। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। 3 स्टेट्स जो होती है मैटर की, वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इतना तो सबको पता है ना, इतनी तो साइंस अब तक हमने पढ़ ली। हर स्टेट अपने आप में अलग तरह से बनी हुई होती है। कहने का मतलब क्या है, हर जो सब्सटेंस है, हर एक जो चीज है, हर जो मैटर है, वो किससे बना है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं उन पार्टिकल्स को, नोन एज एटम्स, है ना। भाई हर एक मैटर जो है वो एटम से बना है। एटम क्या, अभी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिससे हम कोई एलिमेंट बनाते हैं, जिससे एक एलिमेंट बनता है। ठीक, अब एटम्स जो होते हैं वो इन तीनों स्टेट्स में अलग अलग तरह से अरेंज्ड होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो पहले समझो कि एटम्स क्या है, एटम समझे। अब एटम्स को मिलके बनता है, यहां लिख लो सेकंड पॉइंट, ग्रुप ऑफ एटम्स मेक्स मॉलिक्यूल। भाई बहुत सारे एटम्स को मिला के मिलता है हमको एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वो कौन सा स्टेट है, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, उस स्टेट को डिफाइन करता है उस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, कि वो मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझो इसको। मान लो अगर ये एक ऑब्जेक्ट ए है, अब इस ऑब्जेक्ट ए में क्या हुआ कि हमने देखा कि जितने एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत क्लोजली पैक्ड थे, यानी कि उनमें कुछ भी स्पेस नहीं थी, कुछ इस तरह से, है ना। और क्या देख रहे थे हम कि जब कोई चीज आपस में चिपकती हो, है ना, एकदम क्लोजली पैक्ड हो, तो क्या मिलता है हमको, नो रैंडम मोशन। भाई अगर आप सुबह सुबह विरार से चर्च गेट की तरफ ट्रैवल करोगे लोकल में, तो कोई शख्स, इंसान है इस दुनिया में जो सुबह के टाइम पे विरार टू चर्च गेट लोकल में चढ़ जाए और वहां पे एक मस्त वॉक कर ले? कोई अगर ऐसा कर सकता है तो मुझे बताना, कैसे कर पाएगा भाई। जो लोग मुंबई के हैं, जो लोग मुंबई में ट्रैवल करेंगे, कभी घूम गए, उनको पता है मुंबई की लोकल बड़ी कंजस्टेड होती है, उसमें स्पेस ही नहीं है, उसमें सब लोग एक ऊपर एक चढ़े रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रैंडम मोशन के अगर आप कुछ मूवमेंट करना चाहो तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लस्टर बन जाता है। तो जब ऐसी स्थिति मिले आपको, जब ऐसी सिचुएशन मिले कि जहां एवरी एटम इज क्लोजली पैक्ड इनटू ईच अदर, तो वहां क्या होगा, कोई रैंडम मोशन नहीं होगा। ठीक है, बॉडी वो चूंकि एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं है, तो वो रिजिड होगी, बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी, या जो अपना शेप चेंज नहीं कर रही होगी, नो चेंज ऑफ शेप। ठीक है,
वो अपना चेंज शेप अपना चेंज नहीं कर रही होगी। और ऐसी बॉडी को जहाँ पे क्लोजली पैक्ड होता है, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड। ऐसी स्टेट को बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट, जिसके ये दो क्राइटेरिया होते हैं कि नो रैंडम मोशन, टाइट, और एक और लिख लो, लिखना यहीं पर ही, ये वाला जो चीज़ मैंने समझाई थी, एवरी एटम इज क्लोजली पैक्ड। ठीक है, एवरी एटम इज क्लोजली पैक्ड। तो ऐसे स्टेट में क्या होगा कि कोई मोशन नहीं हो रहा होगा, एकदम बॉडी रिजिड होगी, टाइट होगी। उसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसी स्टेट कहलाएगी जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, अच्छा अब मान लो एक ऐसी स्टेट है जहां पे अब बहुत टाइटली पैक्ड इन एटम्स नहीं है, टाइटली पैक्ड एटम्स नहीं है। मान लो नाउ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम विरार टू चर्च गेट एट द आफ्टरनून, दोपहर में ट्रैवल कर रहे हो। और मालूम है दोपहर में भी भीड़ होती है बट कम होती है ना। भाई अगर आप विरार से चर्च गेट जाओगे 2 या 3 बजे तो क्या होगा, बहुत ना के बराबर भीड़ मिलेगी, हो सकता है कभी कभी मिले ही नहीं, मतलब कम भीड़ मिलेगी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज अगर इतने कंजस्टेड एटम्स का अरेंजमेंट ना हो, बल्कि क्या हो कि एटम्स दूर दूर, थोड़ी थोड़ी दूर पोजीशन पे एक दूसरे में प्लेस्ड हो, है ना, ये इसको कह सकते हैं लूजली पैक्ड, मतलब आराम से मस्त हंस खेल के घूम रहे हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे स्टेट को कहलाते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट। क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एटम्स आर लूजली पैक्ड। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब देखो लूजली पैक्ड है ना, तो अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को किसी तरह से धक्का मारोगे, है ना, अब अगर देखो आप टाइट लोकल में बैठे हो, है ना, टाइट ऐसी जगह पे जहाँ भीड़ हो, क्लस्टर हो, तो अगर वहाँ पे आपको कोई धक्का भी मारेगा तो कहीं जाओगे नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा जो आपसे एकदम चिपक के खड़ा है वो आपको कहीं जाने नहीं देगा। ऐसा ही होगा ना, धक्का भी मारोगे तो क्या होगा, आप टकरा के वहीं रहोगे। बट मान लो खाली सा मैदान है, खाली ट्रेन है, दूर खड़े लोग हैं भी तो खड़े, दूर आपसे खड़े हैं, अगर लोग हैं भी आपके पास खड़े नहीं है तो दूर है 1-2 स्टेप पे, और अगर वहां से अगर आपको अब धक्का लगेगा तो क्या होगा, आपकी ऐसे पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहां लूजली पैक्ड एटम्स हो वहां आपकी शेप चेंज हो सकती है, दैट मीन्स यू आर नॉट रिजिड, आप रिजिड नहीं हो। ठीक है, तो क्या है, आप शेप लूज कर सकते हो, कैन चेंज द शेप, है ना, व्हेन poured into the कंटेनर। ये लाइन भी लिख लेना, जब किसी कंटेनर में किसी बॉडी में डाला जाए। ठीक, दूसरा क्या आ जाएगा, एटम्स आर लूजली पैक्ड, कैन चेंज द शेप्स और स्लाइट रैंडम मोशन, है ना, स्लाइट रैंडम मोशन। ठीक है, तो थोड़ा सा रैंडम मोशन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच, ऐसा रैंडम नहीं होगा बट होगा। ठीक, तो ये था, हो गया हमारा लिक्विड स्टेट। अब लास्ट, अगर एटम्स हो, अब लास्ट हो गया विरार टू चर्च गेट एट 10 PM, विरार टू चर्च गेट एट 10 PM। अब जो लोग फिर से मुंबई के हैं वो समझ जाएंगे, विरार टू चर्च गेट एट 10 PM मीन्स यू आर इन अ हेवन, है ना, आप हेवन में हो भाई, क्योंकि उस वक्त आप ऐसे टाइटैनिक का पोज मार के ना जा सकते हो लोकल में, क्यों, भीड़ ही नहीं होती। कोई इंसान एक चेयर पे एक अपना उस पर बैठा है तो सामने वाला अगली बोगी में मिलेगा आपको, 1 2 3 4 बस, इतने, इससे ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, है ना, एक्सेप्ट इट इज़ नॉट संडे, संडे वाले वीक डेज पे सैटरडे संडे मिलते हैं, बट बाकी अगर वर्किंग डेज है तो फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एटम्स जो हैं बहुत दूर दूर प्लेस्ड हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मोर रैंडम मोशन, भाई जितना ज़्यादा स्पेस दे दो खेलने के लिए उतना ज़्यादा मोशन परफॉर्म करेंगे, है ना। ठीक है, लाइन में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लो, मोर रैंडम मोशन, वेरी लूजली पैक्ड एटम्स ठीक है, और इस वाली स्टेट को कहते हैं हम लोग गैसियस स्टेट। ठीक है, तो हमारे पास एक बार जल्दी से इसका रिकैप करता हूं
कि हमारे पास थर्मल फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे इज ऑल अबाउट टेम्परेचर, जो कि इफेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को, ठीक है। टेम्परेचर सॉरी स्टेट्स तीन तरह की होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक। सॉलिड में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड एटम्स होते हैं, रैंडम मोशन बिल्कुल नहीं होता, रिजिड शेप होती है, ठीक। फिर आते हैं लिक्विड पे, लिक्विड में आप एटम्स लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। चेंज कर सकते हैं अपनी शेप को, जैसे ही आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डालो या वेसल में डालो, उसके बाद थोड़ा बहुत रैंडम मोशन होता है। गैसेस तो बिल्कुल एकदम रैंडम मोशन होगा, वेरी लूजली पैक्ड होता है, एकदम कहीं भी उसका कोई क्या बोलते हैं स्पेस बहुत रहती है घूमने के लिए। तो ये बहुत बेसिक है इस चैप्टर का, इतना समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। कैसे टेम्परेचर के इफेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आता है। देखो हमको पता है कि जो हमारी स्टेट्स होती हैं वो इंटरचेंजेबल है ना, कि आप उनको चेंज कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप लिक्विड को कर सकते हो सॉलिड में, सॉलिड को गैसेस में, गैसेस को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो टेम्परेचर का क्या खेल आता है वहां पे, इसको एक एक करके समझेंगे। देखो मान लो पहली जो स्टेट है हमारी, वो स्टेट का नाम है सॉलिड, ठीक है। कौन सी स्टेट है, सॉलिड। सॉलिड को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड में। लिक्विड में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। अब लिक्विड को, अभी आपको पता है लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड को, गैसेस में, ठीक है। और एक अच्छी बात ये भी होती है कि आप गैसेस को दोबारा लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड को भी दोबारा इधर इधर कर दो गैसेस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। होता तो है, कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट सर कैसे होएगा, कैसे मैं लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड टू गैस, गैस टू वापस सॉलिड, कैसे करेंगे हम लोग। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इन प्रोसेस का नाम जानना बहुत जरूरी है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर से करूंगा ताकि आपको समझ में आए। इसको डार्क कलर से लिख देता हूं। देखो जब आप जाते हो सॉलिड टू लिक्विड, कहा सॉलिड टू लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड ऐसे करके पॉइंट डालो, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक होंगे बॉन्ड। अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा मैं, केमिस्ट्री में ये सब पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ लोगे, ठीक। बट मैं यहाँ थोड़ा सा स्लाइड आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो बॉन्ड्स है ना, जो एटम्स क्लोजली पैक्ड है वो दूर दूर जाते हैं। क्यों जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी बढ़ती है उनकी, समझे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा सॉलिड में पैक्ड एटम्स थे वो लूजली पैक्ड हो जाएंगे, है ना। अब दादर स्टेशन पे भीड़ उतरेगी तो क्या होगा, थोड़ा आपका रिलैक्सेशन होगा ना, अरे चलो थोड़ा घूम फिर ले, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट करा सॉलिड से हमने, तो टेम्परेचर बढ़ा के करा और एक प्रोसेस हुआ जिसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब लिक्विड टू गैसेस की तरफ, लिक्विड से गैसेस में जाने का तरीका यह है कि आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, लिक्विड के एटम्स और फर्दर मोबिलाइज होंगे और फर्दर वाइब्रेट होंगे, जिससे बॉन्ड्स और टूटेंगे और टूटने के बाद क्या होगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड से गैस में जा रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। यानी कि गैस को, लिक्विड को वेपर्स में, भाप में कन्वर्ट कर देना, ठीक है।
अब इवेपोरेशन की खास बात क्या है, अभी मैं लिखवाता हूँ, है ना, ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग को लिखवाऊंगा, कंफ्यूजन होता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग। अभी ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या हो मैं लिखवाता हूँ अभी। पहले इतना समझो कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक, जिसे हम गैसेज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि गैसेज से लिक्विड में कैसे जाएंगे। तो गैसेज से लिक्विड में जाने के लिए हम करते हैं टेम्परेचर को कम, डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देखो आसमान से बारिश कब बरसती है, जब ऊपर बहुत ठंडा होता है ना, तो कंडेंसेशन होता है, गैसेस कन्वर्ट होती है लिक्विड में दोबारा, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस है जिससे हम गैसेस को ठंडा करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब लिक्विड से वापस आप सॉलिड में जाओगे तो क्या करोगे, फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। और दूसरा क्या करोगे, आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे जिस प्रोसेस का नाम है फ्रीजिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्रीज करना शुरू करोगे। अब फ्रीजिंग को, मेल्टिंग को, बॉइलिंग को, इवेपोरेशन को, कंडेंसेशन को एक एक करके अच्छे से पॉइंट्स में लिखते हैं, है ना। शहरा में अपना सॉरी मेल्टिंग पे आते हैं पहले ना। मेल्टिंग कब स्टार्ट हो जाती है, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सी, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सी से ऊपर होगा मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि टाइम बचे। एट टेम्परेचर अबव और इक्वल टू 0 डिग्री सी मेल्टिंग स्टार्ट्स, ठीक है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इन जनरली वाटर के बारे में कर रहा हूँ, आइस के बारे में, ठीक। कि आपसे कभी पूछ लेते हैं ना, फिर मेल्टिंग का टेम्परेचर बताओ, बॉइलिंग का बताओ, तो इसलिए मैं इन जनरल आइस की बात कर रहा हूँ, समझे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट इनटू वाटर, ठीक है। तो मेल्टिंग हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाता है अपना फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कब होगा, वह फ्रीजिंग हो जाएगा 0 और अबव 0 डिग्री सी टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सी फ्रीजिंग स्टार्ट्स, ठीक है। फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा था इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच। देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग जो है सेम चीज होती है, लगभग सेम होती है, बट दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। पता क्या है, वाटर की खास बात क्या है, water starts vaporizing at every temperature, यानी कि वाटर जो है ना उसमें वेपराइजेशन हर टेम्परेचर पे होता है। कम टेम्परेचर पे होगा फ्रीजिंग के लिए हो जाएगा, बॉइलिंग पे तो होगा, है ना। क्यों, क्योंकि वाटर की खासियत ही है होता है। अभी आप देखो बर्फ में से वेपर्स होते हैं, ये आपको नहीं लगेगी कि वो वेपर्स बनता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वेपराइजेशन होता है हर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी होगा, फ्रीजिंग पे भी होगा, बट बॉइलिंग एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे पहुंचते ही वाटर बहुत तेजी से रैपिडली वेपराइज हो जाता है और साथ में स्टीम भी मिलता है। वेपराइजेशन इवेपोरेशन में ये होता है कि वेपर्स बनते हैं एट एवरी टेम्परेचर, बॉइलिंग में क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर बॉइल होना स्टार्ट होता है जिसमें वेपराइजेशन का रेट बढ़ जाता है, बहुत जल्दी वेपर बनता है।
ठीक है, तो लिख लो इसको। बट water starts rising at temperature, but at boiling point, which is 100 degrees C, water starts vaporization at faster rate। ठीक है, बहुत फास्टर रेट से वेपराइजेशन होता है, इसलिए इसको बॉइलिंग होती है। ठीक है, अब क्योंकि फिजिक्स है तो उसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि फिर वो फिजिक्स से आप केमिस्ट्री में आ जाओगे, आपको लगेगा मैं केमिस्ट्री क्लास आ गया। इसका एक केमिस्ट्री में टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली एकदम क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन करा। ठीक, फिलहाल फिजिक्स के लिए इतना ही पता चला। ठीक है, तो अब आते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स पे। ठीक है, अब कंडेंसेशन का वैसे तो कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होता नहीं है ना, ड्यू पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक, बट फिलहाल मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि कंडेंसेशन हैपेंस तो नहीं, मैं इसको लिखवा देता हूँ कि इज द प्रोसेस बाय विच गैसेस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, थ्रू विच gases is converted back into liquid। ठीक है, और the temperature at which condensation happens is dew point, dew dew point। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट होता है, वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो अब ये इतने 3 पॉइंट्स खाली समझो, उसके बाद हम आएंगे इवापोरेशन और बॉइलिंग पे। ठीक, मैं आपको डिफरेंस बता रहा था इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। बहुत सारे बच्चों को लगता है इवापोरेशन और बॉइलिंग जो है सेम चीज होती है, लगभग सेम होती है, बट दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। पता क्या है वाटर की खास बात क्या है? वाटर स्टार्ट्स वेपराइजिंग एट एवरी टेम्परेचर, यानी कि वाटर जो है ना उसमें वेपराइजेशन हर टेम्परेचर पे होता है। कम टेम्परेचर पे होगा फ्रीजिंग पे भी हो जाएगा, बॉइलिंग पे तो होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वाटर की खासियत ही है होता है। अभी आप देख लो बर्फ में से वेपर्स होते हैं, क्यों होता है? ये आपको नहीं लगेगा वो वेपर्स बनता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वेपराइजेशन होता है हर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी होगा, फ्रीजिंग पे भी होगा, बट बॉइलिंग ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे पहुंचते ही वाटर बहुत तेजी से रैपिडली वेपराइज हो जाता है और साथ में स्टीम भी मिलता है। वेपराइजेशन इवेपोरेशन में ये होता है कि वेपर्स बनते हैं एट एवरी टेम्परेचर, बॉइलिंग में का पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है, जिसमें वेपराइजेशन का रेट बढ़ जाता है और जल्दी वेपर बनता है। ठीक है, तो लिख लो इसको। बट water starts vaporizing at temperature, but at boiling point, which is 100 degrees C, water starts vaporization at faster rate। ठीक है, बहुत फास्टर रेट से वेपराइजेशन होता है, इसलिए इसको बॉइलिंग होती है। ठीक है, अब क्योंकि फिजिक्स है तो उसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि फिर वो फिजिक्स से आप केमिस्ट्री में आ जाओगे, आपको लगेगा मैं केमिस्ट्री क्लास आ गया। इसका एक केमिस्ट्री में टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली एकदम क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन करा। ठीक, फिलहाल फिजिक्स के लिए इतना ही पता चला। ठीक है, तो अब आते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स पे। कि ये चैप्टर जो है इज ऑल अबाउट हाउ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर रिएक्ट विद द टेम्परेचर। ठीक है,
अभी हम लोग उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पहले हम गैसेस का समझेंगे, गैसेस कैसे रिएक्ट करती है जब उसको टेम्परेचर के साथ रिएक्ट किया जाता है, टेम्परेचर को उसके बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, तो कैसे रिएक्ट करती है, कौन कौन सी हमें चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, चेंजेस होते हैं, उसको समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो गैसेस के बारे में जो थ्योरी बात करते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ना मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम समझाऊंगा और लिखवाता चला जाऊंगा, ठीक है, तब अच्छा लगेगा समझने में। एक एक करके समझो, देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखवाऊंगा, बाकी फालतू नहीं लिखवाऊंगा इसमें थ्योरी। सबसे पहले समझो, गैसेस तुमको पता है पार्टिकल से बनी है ना। वो पार्टिकल कैसे लूजली पैक्ड है, यानी कि दूर दूर अरेंज्ड है। जब उन पार्टिकल्स को टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेंगे। और वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जैसे तुम रिएक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे हाथ पे मैंने गरम गरम कोई चीज़ लगाई, कोयला रख दिया या गरम बर्तन लगा दिया, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें मज़ा तो आएगा नहीं, तुम्हारे क्या होगा रिएक्शन, हटाओगे एकदम से, बोलोगे सर क्या कर रहे हो, जला दिया हाथ हमारा, है ना, ऐसे ऐसे झटकोगे। ये क्या कर रहे हो, वाइब्रेशन कर रहे हो। पहले तो नॉर्मल हाथ था, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, हाथ पे गर्मी लगाई, वाइब्रेशन बढ़ गई। सेम गैस के साथ भी होगा, जब तक उनको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ाया तो वो अपनी पेस पे वाइब्रेट हो रहे थे जितना करना था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब क्या होगा, वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक एक करके लिखो। वी नो gas particles has kinetic energy that helps these particles to perform random motion। गैस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वही एनर्जी इनको रैंडम मोशन परफॉर्म करने में हेल्प कर दिया। वो रैंडम मोशन कैसा होता है, वो रैंडम मोशन कहलाता है कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन कैसा होता है कि मान लो, इधर कर दूं क्या, ये अगर आपके गैस के पार्टिकल है ना, तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, पहले इधर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा इधर जाएगा। इस तरह से जिगजैग मोशन में ये परफॉर्म करता है, ठीक है, ब्राउनियन मोशन परफॉर्म करता है। ये क्यों करता है, कि उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी रहती है, समझे। अब यहाँ लिखो, these kinetic energy, this kinetic energy can be increased by increasing the temperature of gas, ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं हम टेम्परेचर बढ़ाने से। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या होगा, रैंडम मोशन भी जो है वो भी तेज हो जाएगा, विच रिजल्ट, ठीक है। तो गैस क्या करेगी, और ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेट करेगी, ठीक है, विच रिजल्ट इन मोर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वो पार्टिकल्स क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, और ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ाएगा उन पार्टिकल की, ठीक है। अब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा होगा, दो चीजें हो रही होंगी।
जब आप पार्टिकल्स ऐसे आराम आराम से घूम रहे थे, अभी आपने उनको टेम्परेचर बढ़ा के एक्साइट कर दिया, अब वो क्या करेंगे, अब जब उनको गर्मी लगेगी तो क्या करेगा, दूर दूर भागेंगे। दूर दूर भागने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है ना। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब वाइब्रेशन जो होती है ना इन पार्टिकल्स की, वो इक्वल होती है वेसल के अंदर। यानी कि कोई ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है तो मैं बहुत तेज भागूंगा, मेरे बराबर वाले का मन कर रहा है आराम से भागे, ऐसा नहीं। इक्वल इक्वल फोर्स में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ये पार्टिकल्स, ये गैस के पार्टिकल्स जिस वेसल में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सब में, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने से इक्वल प्रेशर लगाते हैं ये किस पे, जो अपना पार्ट जिस वेसल पे ये रखे होते हैं, ठीक। पहले ये पॉइंट लिखो, उसके बाद मैं समझाऊंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दिस, अब यहां करो these particles exerts equal pressure on the vessel, ठीक है। रैंडम प्रेशर नहीं होता, इक्वल प्रेशर होता है, ठीक है। रैंडम मोशन करते हैं ये, बट रैंडम प्रेशर नहीं। भाई अगर 100 पार्टिकल है तो 100 पार्टिकल इक्वली कोलाइड करेंगे किससे, एक वेसल से, है ना, ठीक है। तो इक्वली प्रेशर लगाएंगे, समझे। फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसमें, अब ये पॉइंट थोड़ा समझना। देखो, जब तक मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो एक नॉर्मल पेस पे वो कोलाइड कर रहे थे, नॉर्मल प्लेस पे वाइब्रेट हो रहे थे, ठीक है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल इस वाले फेस में, इस वाले फ्रेम में वाइब्रेट कर रहे थे, वो क्या करेंगे, एक्साइट होंगे, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वो दूर दूर भागेंगे, ऐसे दूर दूर भाग के वाइब्रेट होंगे। जब वो दूर दूर जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, एक्सपैंड, गैस एक्सपैंड हो रही होगी, एक्सपैंड होगी, और जब वो एक्सपैंड होगी तो क्या होगा, अब प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई एक वेसल में पहले आराम आराम से वो प्रेशर लगा रहे थे, आराम आराम से कोलाइड कर रहे थे, है ना। अभी उसी वेसल के अंदर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वही पार्टिकल अब बहुत ज़्यादा फोर्स में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, एक्सपैंड होना है, उनको दूर भागना है, तो इस वजह से क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, समझे। तो इसको लिख लो, with increase in temperature the gas particles will vibrate faster, which results in more pressure on the vessel and more expansion of gas, ठीक है। तो गैस भी एक्सपैंड होगी। वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जैसे जैसे हम गैस को हीट करते हैं, उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स, इतना हमको पता चला। नाउ इफ वी जस्ट रिवर्स द सिनेरियो, अब हम क्या करें, तो विल नाउ रिड्यूस द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करेंगे, और अब देखते हैं क्या होता है। तो जब ऐसा करा गया, क्या पता चला कि टेम्परेचर कम करने की वजह से गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब उनका वाइब्रेशन भी कम हो रहा है, ठीक। तो पता क्या चला कि अगर हम थ्योरेटिकल एक टेम्परेचर माना जाता है -273 डिग्री, ठीक है, थ्योरेटिकल टेम्परेचर है ये -273 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर पे आप पहुंच जाओ, अगर इस टेम्परेचर पे पहुंच जाओ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो इतनी कम हो जाएगी कि अब वो फर्दर कम नहीं हो पाएगी। यानी -273 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचते ही अब इससे ज़्यादा, इससे कम काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लूज ही नहीं कर सकते पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मिनिमम वाइब्रेशन भी होगा, समझे। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो लिख लो पॉइंट
where the particles of gas becomes particles of gas stops losing any more kinetic energy, and at this point the particles will have minimum what? Kinetic energy. And at this point the particles will have minimum kinetic energy and minimum vibration, है ना? तो this point, इस point को कहेंगे, this point will be called absolute zero. एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट होता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी लूज करना पार्टिकल्स मन खत्म कर देते हैं. अब इससे ज्यादा लूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बेयर मिनिमम हो गई है. ठीक है, वाइब्रेशन भी बहुत कम हो जाएगा. इस पॉइंट को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, और ये पॉइंट का टेम्परेचर कितना रहता है? -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री केल्विन. ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है 0 केल्विन जो होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक, और अगर आपसे कभी भी केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, इसको ऐसे करो, 1 केल्विन, केल्विन को नहीं, केल्विन जो होता है वो होता है जितना टेम्परेचर आपको दे रखा है सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर इन डिग्री सी, जितना टेम्परेचर आपको दे रखा है सेंटीग्रेड में प्लस क्या हो जाएगा? 270. ठीक है, तो ये होता है आपका केल्विन. इसी तरह से 0 डिग्री सी कितना होता है? अगर आपसे पूछने 0 डिग्री सी कितना होगा तो 0 डिग्री सी हो जाएगा 273 डिग्री 273 केल्विन. ठीक है, तो 0 डिग्री सी हो जाता है 273 केल्विन. समझे? अलग बात समझ में आई? देखो, जब कभी भी प्रेशर को कैलकुलेट किया जाएगा, प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं हम लोग या तो पास्कल्स में या एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में क्यों करते हैं? देखो, पॉइंट लिखते चलो, समझ में आता रहेगा. अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है ना? ठीक है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर बना है किसका? एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? गैसेस, है ना? और गैसेस के पास क्या होता है? गैसेस हैव मास. ठीक है, और जिस चीज के पास मास होगा उसको ग्रेविटी क्या करेगी? पुल करेगी. ग्रेविटी पुल्स मास. ठीक है, यानी कि गैस को भी पुल करेगी वो, है ना? एयर को पुल करेगी. भाई एयर भी क्या गैस ही है ना? तो ग्रेविटी पुल्स मास, देयरफॉर ड्यू टू ग्रेविटी atmosphere will put pressure on earth, है ना? भाई एटमॉस्फेयर एयर का बना है, एयर के पास मास है, मास को ग्रेविटी पुल करती है, तो पुल करे यानी कि मास जो है ना, जो एयर है वो अपना प्रेशर लगाएगी किस पे? अर्थ पे. ठीक, तो इस प्रेशर को बोलते हैं, दिस प्रेशर इज नोन एज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, इस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 100,000 पास्कल्स, और 1 एटमॉस्फेयर को आप कह सकते हो
100 किलो पास्कल्स। ठीक है, इसको पास्कल लिख देता हूँ, पास्कल है। ठीक है, कुछ और नहीं समझना इसमें। तो ये होता है 1 एटमॉस्फेयर की। अगर आपसे पूछो 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर होता है, तो होगा 100 किलो पास्कल। समझे? तो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है गैसेस लॉ। अब गैस लॉ में 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आ जाते हैं जिनका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा। एक करके उनको समझाता हूँ। ठीक, सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी गैस की वॉल्यूम को बढ़ा दोगे, किसी गैस की वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो आपको पता है गैसेस एक्सपैंड हो सकती हैं। जब वो एक्सपैंड होती हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं वो बिखर जाते हैं, है ना। कोई पार्टिकल इधर चला गया, कोई पार्टिकल इधर चला गया, तो आपको पता है प्रेशर कम हो जाता है उस दौरान। प्रेशर क्यों कम होगा, मान लो अगर ये आपकी एक वेसल था, यहाँ ये गैस है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये वेसल है ना, वेसल मतलब जिसमें आपने गैस को रखा है। अब इसके अंदर गैस है, ये तो पता है हमको। क्या मैंने क्या करा, एक पिस्टन लिया। पिस्टन जिनको नहीं पता, पिचकारी देखिए, पिचकारी में आप जिस चीज़ को ऐसे प्रेस करते हो उसको पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, पिस्टन क्या कर रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने का मतलब उसकी वॉल्यूम को कम कर रहा है। अब मान के चलो जब तक मैंने इसको प्रेस नहीं करा था तो मेरी गैस ना ऑक्यूपाई कर रही थी कितनी स्पेस, पूरी ऐसे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 200 पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे थे गैस के अंदर, तो 200 पार्टिकल्स हर वॉल पे इक्वली जाके कोलाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर था, हमको नहीं पता वो कितना था। तो पार्टिकल जो थे वो इक्वली वॉल्स पे कोलाइड कर रहे थे। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक, अब क्या करा, जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस करा, अब वो 200 पार्टिकल्स जो थे टोटल, वो क्या हुआ, वो पार्टिकल्स तो उतने रहे बट कोलाइड करने के लिए जगह कम कर दी मैंने। कोलाइड करने के लिए जगह कम कर दी, तो वो 200 पार्टिकल्स कम एरिया में कोलाइड कर रहे हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी जितना कम एरिया रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, है ना भाई। अगर नाइफ में अगर उसकी धार पूरी अच्छे से नहीं हो तो क्या होगा, कट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एरिया बहुत कम होना चाहिए जिससे जो कट करने का है। कट करने का मतलब जो उसकी धार होती है, जो उसका शार्प एज होता है, कम होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर तो पढ़ लिया ना हमने, या नहीं पढ़ा अभी, शायद नहीं पढ़ा लिया, प्रेशर भी पढ़ा दूंगा मैं। खैर बहरहाल कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर इसका मैंने एरिया कम कर दिया, 200 लोग एक बहुत बड़ी दीवार पे धक्का मार रहे थे, उन्हीं 200 लोगों से कहा मैंने छोटी दीवार पे धक्का मारा, तो छोटी दीवार पे ज़्यादा फोर्स लगेगी ना, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। बस वही हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी क्या बता रहा है कि भाई अगर प्रेशर को तुम बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो जाती है, या वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिखा और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को के मान लिया मैंने। ठीक है, उसको जब सॉल्व करा तो पी वी इज इक्वल्स टू के करके मुझे इक्वेशन मिली। ठीक, तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ, समझ में आया होगा। ठीक, कि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। सेकंड आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ नोन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो होती है किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो किसी गैस का तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर कम कर दो तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, चीज़ें एक्सपैंड होती है ना, गैस भी एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो ये है ना कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि मान लो जैसे आप लोग चाय बनाते हो ना, जो चाय नहीं बनाते उनको नहीं पता, बट जो चाय बनाते हैं तो उनको पता है कि जो आपका बर्तन रहता है, जो आपका वेसल रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका चाय बनाने का बर्तन रहता है, ठीक है, उसमें जब आप चाय डालते हो तो दूध क्या होता है, अमूमन हाफ द क्वांटिटी ऑफ दैट वेसल रहता है, कि जितनी वो वेसल उसके हाफ उस पर रहता है, हाफ अमाउंट जो रहेगा उसका उस पर रहेगा, आधा भरा हुआ रहेगा। ठीक, बट जैसे ही आप उसको बॉईल करना स्टार्ट करोगे क्या होगा, वो लिक्विड एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होते क्या होता है, वो जो अभी तक आधे मार्क पे था उस बर्तन के, वो निकल के बाहर आना, गिरना शुरू हो जाए। कैसे, जादू से थोड़ा बड़ा वो, बट टेम्परेचर बढ़ा है, एक्सपैंड होना शुरू हो गया। एक्सपैंड होने की वजह से क्या हुआ, वो निकल के बाहर हो गया। अब मम्मी तुमको डांटने वाली है, समझे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसी को दोबारा मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लिया, सॉल्व करके टी को मैं नीचे लेके। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन मुझे ये मिलती है, वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। लास्ट अपना फॉर्मूला है प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ क्या बोलता है, नोन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने से पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी को सेम मैंने दोबारा इक्वेशन फॉर्म में लिखा, पी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट के एरिया, पी इज इक्वल्स टू के टी, सॉल्व करा, टी को नीचे ले गया, पी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के।
ठीक है, तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए। अब मान लो मैंने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करा। जब मैंने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करा तो मुझे इक्वेशन मिलती है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू K। ये मेरी इक्वेशन मिली मुझे इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद। ठीक, अब मान लो मैंने क्या करा कि एक ऐसी गैस ली, इफ आई टेक अ गैस हैविंग इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की, P1 V1 T1। एक गैस थी जिसका इनिशियली प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर था P1 V1 और T1। उसको कन्वर्ट कर दिया गया है दूसरी गैस में, मतलब दूसरी गैस में उसको थोड़ा हीट करा होगा या कूल करा होगा, तो अब उसका टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होकर हो गया P2 V2 एंड T2। ठीक है, उसका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हुआ और उसको मैंने बोल दिया P2 V2 एंड T2। तो अब जो उस गैस की इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये जो इक्वेशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर की। ठीक, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसको समझेंगे और डीपली, बट अभी फिलहाल इसको नोट कर लो P1 V1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक, ये इक्वेशन याद कर लो। ये से यहाँ तक बात समझ में आई? कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना। इतनी बात समझ में आई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी तक हमने लिक्विड के सॉरी गैस का पढ़ लिया है ना, तो अब सॉलिड पे आ जाते हैं। सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड कैसे रिएक्ट करता है हीट के साथ। देखो, हीट के साथ ज़्यादातर हर एलिमेंट, हर प्रोडक्ट रिएक्ट ऐसे करता है कि वो एक्सपैंड हो जाता है ना। तो सॉलिड भी क्या होगा, जब उसको हीट के साथ लाया जाएगा वो भी एक्सपैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। और इस एक्सपेंशन को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। भाई जैसे ही आप सॉलिड के पास हीट को लाओगे उसके भी पार्टिकल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेट होने की वजह से दे विल आल्सो ट्राई टू एक्सपैंड, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक्सपेंशन होगा, है ना। तो लिख लो, दूसरे कलर से लिखा था ना, when solid are brought near the heat they expand and increase their volume known as थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जब सॉलिड की वॉल्यूम बढ़ जाए, सॉरी वॉल्यूम लिखवा दिया क्या मैंने, वॉल्यूम नहीं होती भाई सॉलिड की, सॉलिड का होता है साइज। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट बढ़ जाए, है ना, तो उस वजह से, ठीक है, तो जब कभी भी सॉलिड को हीट के पास लाया जाएगा या उसको हीटअप किया जाएगा तो उसका साइज चेंज हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब ठीक है, और इसी का उल्टा कब होता है, वो श्रिंक होता है जब उसको कूल किया जाता है। भाई एक्सपैंड हो रहा है हीट करने की वजह से, तो श्रिंक होगा कूल करने की वजह से, तो इसको भी लिख लो। एंड solids shrink when they are cooled down, है ना। ठंडा कर दोगे तो श्रिंक करेंगे। क्यों करेंगे भाई, तुमको ठंड लगती है, तुम भी तो ऐसे करते हो ना, अगर श्रिंक करते हो ना, कांपने लगते हो, ब्लैंकेट ओढ़ के मस्त एकदम क्लोज होके बैठ जाते हो। तो ये भी वही कर रहा है, बेचारे को ठंड लगेगी, ये भी श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो सॉलिड श्रिंक व्हेन दे आर कूल डाउन। अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके हम कई सारे मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी चीजें करते हैं। जैसे आपका टायर में एक्सेल फिट करना, है ना। भाई क्या करते हैं, मैं तुमको बताता हूँ कि एक एक्सेल रहता है ना, एक्सेल। अब एक्सेल पे टायर ऐसे फिट रहता है चारों तरफ, है ना, इतना तो पता है सबको, मेरा हमारा एक्सेल। अब क्या होगा, अगर
मैं उसके ओरिजिनल साइज पे फिट करने की कोशिश करूंगा तो बड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सेल को ना कूल करूंगा, कूल करने से क्या होगा, इसका साइज जो है ना वो श्रिंक होगा। श्रिंक होने के बाद अब मैं इसके ऊपर टायर लगा दूंगा। टायर लगाने के बाद क्या होगा, जब वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर गेन करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, जो ओरिजिनल फिटिंग है टायर और एक्सेल की वो सेट बैठ जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं श्रिंक फिटिंग, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बुक में एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन है, इसको लिख लो ऐसे। चलो अभी याद ना रहे, पहला हो गया, सबसे पहला यूज हो गया श्रिंक फिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या हो गया, कभी भी तुमको ना एक बढ़िया चीज बताता हूँ, तुम्हारा जार रहता है ना, जैम का जार हो गया या और कोई भी चीज का जार है जो कोई ढक्कन खुलता नहीं है, टाइट हो जाता है ना, मम्मी पापा को बुला के यार खोल दो इसको, है ना। कभी कभी पापा से भी नहीं खोलता, मम्मी खोल पाती है, बट मम्मी में कौन सी एनर्जी है, बट होती है, समझे। तो कभी भी कोई ऐसा टाइटली जैम हो जाए, कोई भी ऐसा जार जिसका ढक्कन ना खुले, तो उसको क्या करो, थोड़ा हीट कर दो। लिख लो, लिखना चाहे तो लिख लो, ओपनिंग अ जार, टाइट जार है ना, ऐसे करके लिख लो। उसके अलावा क्या होता है, हम थर्मोस्टैट में यूज करते हैं। थर्मोस्टैट जिनको नहीं पता, अच्छा थर्मोस्टैट का लिख लो, थर्मोस्टैट का इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है जिसको कभी कभी पूछ भी सकते हैं। थर्मोस्टैट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लिख लो, थर्मोस्टैट इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है, आप लोगों के घर में एसी है ना, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, और उसके अलावा प्रेस भी है सबके पास, आयरन जिसको बोलते हैं प्रेस ना। तो इन सब डिवाइसेस में ना थर्मोस्टैट लगा होता है। थर्मोस्टैट क्या करता है, थर्मोस्टैट दो अलग अलग मटेरियल्स का बनता है। होगा क्या, जैसे ही उसको लगेगा कि यार अभी मेरे पास सफिशिएंट टेम्परेचर हो गया जितना मुझे मेंटेन करना है, तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। मैं बताऊंगा कैसे होता है, बट थर्मोस्टैट क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस रहता है जिसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप ट्यून कर दो ना, तो उस ट्यूनिंग की हेल्प से वो सर्किट को ब्रेक करके या तो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो बढ़ने नहीं देता या घटने नहीं देता, समझे। वरना क्या होगा, प्रेस बहुत गर्म हो जाएगी, इवन उसका अगर वो ज्यादा गर्म हुई तो क्या होगा भाई, उसका फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा, या एसी ज्यादा ठंडा कर देगा तो यूपी में बैठ के कश्मीर की फीलिंग आने लगेगी, ठीक है। ये बना रहता है, इट इज मेड अप ऑफ देखो, इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है बायमेटालिक स्ट्रिप का। बायमेटालिक मतलब दो मेटल के स्ट्रिप से बना हुआ। दो मेटल की स्ट्रिप कैसे होती है, मान लो एक स्ट्रिप है कॉपर की, ब्राउन कलर की है कॉपर, ठीक है, और ब्लू कलर की स्ट्रिप है आयरन की, ठीक है, आयरन की है। तो अब आप, और इनको कैसे कर रखा है हमने, आपस में कंबाइन कर रखा है, जोड़ रखा है कुछ इस तरह से। अब हमें पता है क्या होता है, कॉपर का जो होता है ना, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है विद रेस्पेक्ट टू आयरन, है ना। आयरन से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ज्यादा जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इसको लिखो, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इज लेस देन आयरन्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, व्हेन दे आर हीटेड क्या होगा, कॉपर की स्ट्रिप क्योंकि जल्दी मेल्ट होती है, तो कॉपर की स्ट्रिप क्या हो जाएगी, ज्यादा जल्दी एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, वो ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है।
क्या होगा, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, क्योंकि देखो ये मेटल इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कम है, आयरन का ज़्यादा है, तो ये पहले से एक्सपैंड हो जाएगी, ये एकदम एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि आयरन एक्सपैंड ही नहीं हो रहा, ये एक्सपैंड हो रही है कॉपर, तो ये टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो क्या होगा, टर्निंग फोर्स लगेगी जो उसको टिल्ट कर देगी। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे आयरन क्यों लगा रखा है, आयरन इसीलिए लगा रखा है ताकि ये टिल्ट हो जाए, अगर आयरन नहीं होगा तो स्ट्रेट ही अपना स्ट्रेट एक्सपैंड हो जाएगी, उसको क्या जरूरत है टेढ़ा मेढ़ा होने की, है ना। तो आयरन की हेल्प से हम इसको टिल्ट करा पा रहे हैं, समझे। तो साथ में क्या होगा, आयरन भी टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ मैंने इनका केमिकल नेम लिख दिया, ठीक। तो जैसे ही ये टिल्ट होंगी तो एक नीचे सर्किट लगा होगा, ठीक है, व्हाइट कलर से दिखा देता हूँ सर्किट, ये रहा सर्किट, ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी, जैसे ही पास हो रही होगी तो क्या होगा, अगर ये फायर अलार्म में है तो फायर अलार्म बज जाएगा, है ना। किसी और डिवाइस में लगा तो वो डिवाइस या तो बंद हो जाएगा या चालू हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ क्या करो, ज़्यादातर हम इसको फायर अलार्म में यूज़ करते हैं, ठीक। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ अलार्म बज जाएगा, आग लग गई, भागो भागो भागो, है ना। तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप या थर्मोस्टेट का इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, समझे। यहाँ तक बात समझे, तो ये लिख लो, व्हेन दे आर हीटेड Cu expands first but आयरन, केमिकल कंपाउंड के नेम, केमिकल नेम लिख दूं इनके आयरन का, चलो लिख देते हैं, केमिस्ट्री नहीं है ना, आयरन, बट आयरन एक्सपैंड्स, बट डू नॉट कर दो, है ना, डू नॉट एक्सपैंड्स, विच रिजल्ट्स इन, क्या होगा, टिल्टिंग कर्व कर दो, विच रिजल्ट्स इन कर्व शेप ऑफ बायोमेट्रिक स्ट्रिप, ठीक है। तो जैसे ही ये कर्व होगा तो सर्किट विल बी कंप्लीटेड एंड व्हेन, इसको कहाँ लिखूं, इसको तुम लोग लिखो, when the biometric strip will curve, will bend कर दो इसका ना, which results in bending of the shape, है ना, bending कर दो कर्व की जगह, bending shape of biometric strip, ठीक है। तो इसके आगे लिखो खुद अपने आप, when the biometric strip will bend, this will result in completion of the circuit, circuit complete हो जाएगा because दोनों टर्मिनल्स टच हो रहे हैं, है ना, due to which the alarm will ring, ठीक है, फायर अलार्म जो है वो रिंग कर जाएगा, समझे। तो दैट इज हाउ दिस बायोमेट्रिक स्ट्रिप और अ फायर अलार्म वर्क्स, ठीक है। थर्मोस्टेट, अब देखो जिस चीज़ के यूज होते हैं उसके नुकसान भी कुछ ना कुछ होते हैं ना। अब नुकसान क्या होगा, बताओ नुकसान क्या होगा, अगर कोई चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगी तो ये भी तो डर है ना कि वो टूट सकती है, भाई कोई चीज़ हद से ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी तो टूट सकती है, तो उसके लिए क्या है, कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस है ना। तो प्रिकॉशन लिख लो, precautions of thermal expansion, precaution क्या है, do not overlook the uneven expansion of solid, ठीक है। एक तो क्या है, नजरअंदाज नहीं करना हमको कि जो सॉलिड एक्सपैंड हो रहा है कि उसको होने दो भाई, ऐसा नहीं, अगर हद से ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, द ट्रेन, रेलवे ट्रैक्स expands in summer, भाई समर में क्यों एक्सपैंड करते हैं रेलवे ट्रैक, गर्मी ज्यादा होती है, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किस में, विंटर में। तो रेलवे ट्रैक चूंकि एक्सपैंड कर रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, ड्यू टू विच वी नीड टू लीव
एक्सपेंशन गैप्स बिटवीन द ट्रैक। आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में ना ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप रहता है ना, क्यों रहता है भाई? एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा, आपस में टकराएंगे, उस टकराने की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं रेलवे ट्रैक, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा गैप छोड़ देते हैं कि अगर ये एक्सपैंड हुए तो ये गैप फिल हो जाएगा, समझे? इसलिए एक्सपेंशन गैप छोड़े जाते हैं। इसी तरह ब्रिजेस जब बनते हैं, ब्रिजेस में भी जॉइंट गैप्स छोड़े जाते हैं, लिख लो, लीव एक्सपेंशन जॉइंट्स इन ब्रिजेस। भाई ब्रिजेस जब बनते हैं तो जॉइंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ, भाई वो भी मेटल के बने, वो भी एक्सपैंड होगी, तो उनको एक्सपेंशन डिस्ट्रॉय ना करे आपके ब्रिज को, तो उसके लिए एक्सपेंशन गैप छोड़ने चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट्स के बीच में जगह छोड़नी चाहिए, समझे? तो ये कुछ प्रिकॉशन थे, ये था थोड़ा सा हमारे सॉलिड्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द लिक्विड, समझे?